मुगल एम्पायर, जिसे फारसी में मुगल सल्तनत ए हिंद भी कहते हैं। ये इस्लामिक टर्किश मंगोल एम्पायर 1526 में शुरू हुआ था, जिसने 17th सेंचुरी के एंड तक और 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग तक हमारे भारतीय सब कॉन्टिनेंट पे राज किया और 19th सेंचुरी के मिडल में इसका एंड हो गया। और मैक्सिमम भारतीय सब कॉन्टिनेंट पर मुगल एम्पायर के एंड के लिए मराठास को जिम्मेदार बताया जाता है। तो मुगल एम्पायर तो खत्म हो गया, लेकिन किस राजा ने इस एम्पायर को इस लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया कि मुगल्स को एक टाइम पर ऑल ओवर इंडिया का किंग बताया जाता था। तो आज हम जानेंगे मुगल्स की हिस्ट्री के बारे में कुछ ऐसी ही नई बातें जिनके बारे में भले ही एक्सीडेंटली पर क्या पता आप न जानते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिले। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल एम्पायर के बारे में, जिसने हमारे भारत पर अंग्रेजों जैसे ही राज किया था और हो सकता है कि शायद अंग्रेजों से भी बुरी तरीके से। मुगल शासक टर्किश मंगोल पीढ़ी के तैमूर वंशी थे और ये वही लोग थे जिन्होंने मिक्सचर हिंदी फारसी संस्कृति को डेवलप किया था। और भाई, जैसा मैंने बताया कि इस एम्पायर ने एक टाइम पे पूरे भारत पर राज किया था, तो उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए 1700 के आसपास अपनी शक्ति के पीक पर इसने भारतीय सब कॉन्टिनेंट के मैक्सिमम भाग को अपने कंट्रोल में कर लिया था। ये पूरा एम्पायर ईस्ट में अपने बांग्लादेश अपना मतलब जो भी भाई, खैर तो अपना नहीं है, वेस्ट में बलूचिस्तान और नॉर्थ में कश्मीर से साउथ में कावेरी की घाटी तक फैला था। और भाई, ये उस टाइम पे 44 लाख किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैले इस एम्पायर की पॉपुलेशन 13 से 15 करोड़ के आसपास मानी जाती है। 1725 के बाद ये एम्पायर भी ढीला पड़ने लग गया था। टाइम टू टाइम इसकी पावर डिक्रीज होती गई। अब क्योंकि राजतंत्र था तो भाई दुनिया को पता है कि गद्दी के लिए लड़ाई होनी तो क्लियर है। तो ऐसे ही रीजन उत्तराधिकारी घोषित करने की प्रॉब्लम्स, एग्रीकल्चरल लॉस की वजह से 1725 के बाद विद्रोह, धर्म को लेके प्रॉब्लम्स, ब्रिटिशर्स की एंट्री के बाद ये कमजोर पड़ने लग गए थे। तो फिर क्या, इसके लास्ट राजा बहादुर जफर शाह थे, जिसका शासन दिल्ली शहर तक सीमित रह गया था। अंग्रेजों ने उसे कैद में रखा और 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश द्वारा उसे म्यांमार भेज दिया गया। तो चलो भाई, थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं मुगल एम्पायर की शुरुआत आखिर हुई कैसे। तो शुरुआत में तैमूर वंश के राजकुमार बाबर द्वारा एक राज्य जिसका नाम उमैरिड्स था, उसकी नींव रखी गई थी। 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तानों के आखिरी सुल्तान इब्राहिम शाह लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में हराया था। तो अपने इस नए साम्राज्य को बचाने के लिए बाबर को और भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उन्हें खानबा के युद्ध में कई राजपूत शक्तियों का भी सामना करना पड़ा था, जिनका नेतृत्व चित्तौड़ के राणा सांगा कर रहे थे। और बाबर के बाद उनका बेटा हुमायूं उनका उत्तराधिकारी बना। लेकिन शेर शाह सूरी के हाथों से धूल चाटने के बाद हुमायूं फिर से गद्दी से हटा दिया गया, क्योंकि अपने नए साम्राज्य को बाकी राज्यों से आगे ले जाने से पहले ही हुमायूं शेरशाह के हाथों से धूल चाट चुका था और गद्दी से हट चुका था। तो भाई 1540 में हुमायूं एक निर्वासित शासक बने। निर्वासित शासक का मतलब होता है एक ऐसा शासक जिसको धूल चटाकर उसकी गद्दी से हटा दिया गया। लेकिन भाई, हुमायूं की किस्मत उतनी भी खराब नहीं थी जितना तुम सोच रहे हो, क्योंकि 1554 में हुमायूं वापस दरबार में आया और राणा सांगा की मौत के बाद राज्यों पर अव्यवस्था का खतरा मंडराने लगा। और हुमायूं ने 1555 में एक मिश्रित सेना बनाने के बाद एक बड़ी सेना के साथ फिर से अपना राज्य हासिल कर लिया था। और फिर क्या, 1555 में हुमायूं ने अपनी दिल्ली वापस ले ली। खैर, अपनी तो क्या, आए तो वो लोग भी बाहर ही से थे हमारे देश पे राज करने, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उनके पास पावर थी तो उन्होंने राज किया। तो हुमायूं अपनी आगे की जीत की यात्राओं पर निकल पड़े अपनी बीवी के साथ, लेकिन अपने बेटे को उन्होंने पीछे ही छोड़ दिया ताकि उनके सफर में उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। और उनके बेटे का नाम था जलालुद्दीन। अब लोग सोच रहे होंगे कि आखिर भाई ये जलालुद्दीन कौन था, इसका तो नाम भी नहीं सुना है हमने मुगल हिस्ट्री में। तो भाई, जलालुद्दीन वही था जो अकबर था, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इसी को अकबर के नाम से जाना गया, जो कि मुगल एम्पायर का सबसे पावरफुल राजा माना गया था।
अकबर सिंध के एक शहर अमरकोट में पैदा हुआ था और उन्हें वहाँ उनके चाचा अस्करी ने पाला था, जहाँ पर उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, युद्ध कला जैसी कई कलाएं सीखी थी। और इसी बीच में ऊपर उठते हुए हुमायूं ने दिल्ली के आसपास के कई पठारों पर भी अपनी सेना जमा ली थी। यानी उन्होंने दिल्ली के आसपास के कई मिडिल पहाड़ों पर और पठारों पर अपना राज जमा लिया था। लेकिन उसी के कुछ ही महीने बाद इन भाई साहब की किस्मत फिर से खराब हो जाती है और एक दुर्घटना में इनकी मौत हो जाती है। और हुमायूं मरे भी ऐसे टाइम पर जब उन्होंने अपने युद्धों और राज्य को बहुत सारी प्रॉब्लम्स में छोड़ दिया। तो भाई अब एंट्री होती है अपने अकबर भाई की। 14 फरवरी 1556 जब सिकंदर शाह शूरी के विद्रोह में युद्ध के दौरान अकबर को अपने पिता का उत्तराधिकारी बनाया जाता है और अकबर ने जल्द ही 21 या 22 साल की उम्र के अंदर 18 से 20 जीतें हासिल कर ली थी। अकबर को उस टाइम का एक बहुत ही ब्रिलियंट राजा बताया जाता है। अकबर ने अपने एरिया में कई ऐसे नियमों का गठबंधन किया जिनको उस टाइम के लोग बहुत ही अच्छा मानते थे, जैसे कि धार्मिक उदारता और साम्राज्य के मामलों में हिंदुओं को शामिल करना और इसी के साथ साथ हिंदू राजपूतों से विवाह करना। ऐसी कई नीतियां अकबर ने बनाई थी जिसे उस टाइम के लोग बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे थे। फिर एंट्री हुई अकबर के बेटे जहांगीर की, जिन्होंने 1605 से 1627 तक 22 साल तक इस साम्राज्य पे राज किया। और जहांगीर के बाद उत्तराधिकारी बनते हैं उनके बेटे शाहजहां। और ये भाई साहब तो जमीन पे बिल्कुल शहजादे की तरह पैदा हुए थे, क्योंकि शाहजहां को उस टाइम का विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य बिल्कुल एक तोहफे के रूप में मिल गया था, क्योंकि इन भाई साहब को ज्यादा परेशानियां भी नहीं झेलनी पड़ी और ना ही ज्यादा युद्ध करने पड़े। भाई साहब को सीधा विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य बिल्कुल तोहफे के रूप में मिल गया। लेकिन भाई तुम शाहजहां को भी कम मत समझो, उसने भी कुछ काम किए थे भाई। तो भाई साहब ने बनवाया ताजमहल, जो कि 1630 से 1653 के बीच में बनकर तैयार हुआ था। और ताजमहल को एक फारसी वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने शाहजहां की बीवी मुमताज के लिए बनाया था, जो कि उनके कब्र महल के रूप में बनाया गया था, क्योंकि शाहजहां की बीवी की मौत उनको उनके 14वें बच्चे को जन्म देते हुए हुई थी। तो भाई इसी तरह मुगलों के कई सालों तक राज चलते रहे और इनके कई राजा पैदा हुए, कई मरे। और इसी तरह औरंगजेब के शासन के बाद मुगल एम्पायर में कमियां दिखनी चालू हुई, यानी डिक्रीजमेंट चालू हो चुका था। और इनके आखिरी राजा बहादुर शाह जफर बने, जिनको उनके टाइम पे छोटे मोटे राज्यों के सरदारों द्वारा भी नियंत्रित किया जाता था, यानी ये बाकियों के कंट्रोल में चल रहे थे। और इसी टाइम पीरियड के बीच में इनका टाइम और भी खराब चला गया, क्योंकि इसी टाइम पीरियड के बीच में इनके साम्राज्य ने पर्शिया के नादिर शाह और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के लूटपाट का सामना किया था। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि इन्होंने ये काम एक बार किया, इन्होंने बार बार भारत को लूटा था और कई बार इन्होंने भारत को लूटा और अपने साम्राज्य को अमीर बनाते गए। और फिर जब इनके दिन और भी खराब हो गए तो आगे आने वाले टाइम में जब पूरा भारत ब्रिटिशर्स के अंडर में हो गया था, तो इन भाई साहब को वहां से हटा दिया गया और पूरे भारत पर ब्रिटिशर्स का राज हो गया था। लेकिन भाई मुगलों ने भारत देश को दिया भी काफी कुछ है, जिसे कि हम आज तक भी जानते हैं। मुगलों ने भारत को अपनी प्रमुख वास्तुकला से संवारा था। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू राजाओं ने कुछ भी नहीं किया। हिंदू राजाओं ने भी बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्ट बनाए हैं जिनको हम आज तक जानते हैं और कई ऐसे हैं जिनकी हम आज तक पूजा भी करते हैं। तो भाई ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ नया सीखा है तो बस चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग वीडियोस तो देख लेते हो, थोड़ा बहुत गिन चुन के व्यूज भी आ ही जाते हैं, लेकिन भाई सब्सक्राइबर एक भी नहीं बढ़ रहा है। तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, ना ही कोई पेट्रोल लगेगा ना ही कोई डीजल लगेगा, बस एक फ्री बटन है, उसको आपको क्लिक करना है और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आगे भी इसी तरह की और वीडियोस बनाएं। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।